नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो पिछली क्लास में हमने जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके जो वारंगल अभियान के बारे में पढ़ा है और अब बाकी बचे सैन्य अभियानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाकी बचे सैन्य अभियानों की अगर बात की जाए तो उसमें एक उत्कल उड़ीसा राज्य पे जो उसका आक्रमण रहता है और उसके पश्चात बात की जाए तो मंगोलों का आक्रमण है, उसका जो प्रतिरोध किस तरीके से किया जाता है और उसके पश्चात जो बंगाल है, बंगाल पे आक्रमण जो यहाँ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है, उसके पश्चात है जो बंगाल से पुनः लौटते हुए जो तिरहुत राज्य वहाँ पे आक्रमण किया जाता है। तो आज जो गयासुद्दीन तुगलक के जो संपूर्ण सैन्य अभियान है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे और आगे की एक छोटी सी क्लास हमारी जो होगी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और उसका मूल्यांकन। तो आज बात करते हैं सैन्य अभियान की। जो सैन्य अभियान की बात की जाए तो पहला उत्कल पर धावा, जो उत्कल क्षेत्र है, उत्कल राज्य है, उड़ीसा, जिसे उड़ीसा से भी आप जान सकते, वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पे उत्कल राज्य था। अब उत्कल राज्य की बात करें तो वारंगल का अभियान आपको पता होगा 1321 ईस्वी का असफल रहता है। उसके पश्चात 1323 ईस्वी में जो युवराज के द्वारा, युवराज का जिसका नाम था जोना खां और उसकी उपाधि थी उल्लू खां, और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे वो सिंहासन पर बैठता है, यानी कि जो आगे का जो तुगलक वंश का शासक होगा उसके द्वारा जो गयासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े बेटे द्वारा आक्रमण किया जाता है वारंगल पर। और वारंगल पर आक्रमण करने के पश्चात जब वारंगल से सेना पुनः वापस लौटती है दिल्ली की तरफ, तो बीच में क्या किया जाता है, उसके द्वारा जो उत्कल राज्य आता है, जो उड़ीसा में आता है, वहाँ पर उसके द्वारा धावा बोल दिया जाता है, उस पर आक्रमण किया जाता है। इतिहासकारों ने इस आक्रमण का कोई ज़्यादा उल्लेख कहीं मिलता नहीं हमें, ये कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख हमें प्राप्त होता है और यहाँ वहाँ का शासक कौन था, क्या था, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उत्कल राज्य पे इसके द्वारा जो आक्रमण किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक के बेटे के द्वारा, जो आपके जोना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक है और उल्लू खां उसकी उपाधि है। तो उसी समय जब आक्रमण किया जाता है तो उस उत्कल राज्य को इसके द्वारा लूटा जाता है और उत्कल राज्य से काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त की जाती है और हाथी प्राप्त किए जाते हैं और उन हाथियों और धन को लेकर ये पुनः दिल्ली लौटता है। उत्कल राज्य के बारे में एक विशेष बात और भी मानी जा रही है कि उत्कल राज्य को जो है मुस्लिम लेखकों का जजनगर कहीं जाजनगर भी लिखा हुआ मिलता है, तो जाजनगर माना जाता है। अब मुस्लिम लेखकों का जजनगर कैसे माना जाता है, यहाँ पे मुस्लिम जो लेखक है उनके द्वारा कई तरह की रचनाएं की गई, इसलिए ये मुस्लिम लेखकों का जजनगर माना जाता है। इस तरह उत्कल पर जो युवराज के द्वारा आक्रमण किया जाता है और उसके पश्चात 1324 ईस्वी में, और ये उत्कल क्षेत्र पे भी 1324 ईस्वी में ही आक्रमण किया जाता है। अब बात करते हैं मंगोल आक्रमण। पश्चिमोत्तर सीमांत, जो हमेशा से जो हमने पीछे के शासकों के बारे में पढ़ा है उनके दौरान भी जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहाँ की सीमाएं असुरक्षित रहती थी और उसी क्षेत्र से मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया जाता था। तो मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है 1324 ईस्वी पश्चिमोत्तर सीमांत में। उसी समय क्या होता है, युवराज उल्लू खां होता है। उल्लू खां, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, बोले तो जोना खां, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है, 3 नाम है, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी वक्त क्या होता है जो ये मोहम्मद बिन तुगलक होता है युवराज, ये दक्षिण भारत के अभियान पे गया हुआ होता है और अपनी सेना को साथ लेके जाता है। तो उसी समय अचानक से जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सिंध का प्रांत है, उधर जो पंजाब का प्रांत है, वहाँ पे जो मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन सुल्तान के द्वारा एक शाही सेना, शक्तिशाली सेना मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध भेजी जाती है और शाही सेना के द्वारा मंगोलों को पराजित कर दिया जाता है। इस तरह मंगोल आक्रमण में मंगोल पराजित होते हैं और यहाँ सुल्तान की जीत होती है। उसके पश्चात सुल्तान का जो अभियान रहेगा
जो बंगाल का अभियान है ये भी 1324 ईस्वी में संपन्न होता है। तो इस ये अभियान अगर बात की जाए तो बंगाल हमेशा से ही जो काफ़ी दूर क्षेत्र होने के कारण जो दिल्ली जो केंद्रीय सत्ता थी उससे वह अलग हो चुका था। पहले भी जो बंगाल के शासन की बात करें, बंगाल के राज्य की, तो जब बलबन शासक था उसी समय उसके पुत्र बुगरा खां के द्वारा वहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। और ये हमेशा से दूर होने के कारण दिल्ली की जो अधीनता इसने समय समय पर अस्वीकार कर दी और ये दिल्ली के जो नाममात्र का अधीन रहा था बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य में परिस्थितियाँ क्या होती है, उसी समय बंगाल राज्य में 3 भाई होते हैं जिनके बीच में क्या है, जो सिंहासन को लेकर जो युद्ध छिड़ जाता है और उसमें ये होता है उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है। तीनों भाइयों में इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उसमें 3 भाई थे। 3 भाइयों में एक तो गियासुद्दीन था, एक शिहाबुद्दीन था, एक नासिरुद्दीन था। ये 3 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई का फ़ायदा यहाँ गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा उठाया जाता है। अब आप कन्फ्यूज यहाँ मत होना, क्योंकि बंगाल में जो 3 भाई थे उनमें में भी एक भाई का नाम गियासुद्दीन था और वर्तमान जो शासक है उसका नाम भी, जो तत्कालीन शासक दिल्ली का था, तो गियासुद्दीन तुगलक उसका भी नाम था। ये दोनों नाम मैच हो रहे हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 भाइयों के मध्य संघर्ष होता है, गियासुद्दीन तुगलक, शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन। तो इस संघर्ष में क्या होता है, गियासुद्दीन जो बंगाल का है, गियासुद्दीन जो 3 भाइयों के मध्य संघर्ष, उसमें गियासुद्दीन द्वारा क्या होता है, सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है, वह उसमें सफल होता है। और नासिरुद्दीन, शिहाबुद्दीन वह असफल रहते हैं। तो शिहाबुद्दीन वह स्वतः ही उस संघर्ष से हट जाता है, लेकिन नासिरुद्दीन के द्वारा क्या किया जाता है, सुल्तान से सहायता मांगी जाती है। दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक से गियासुद्दीन के विरुद्ध सहायता मांगी जाती। किसके द्वारा मांगी जाती है, नासिरुद्दीन के द्वारा मांगी जाती है। ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको आप जो है बड़ी ही गौर करके आप अध्ययन कीजिए इसका और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बंगाल के 3 भाई थे वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में जो उनके मध्य संघर्ष छिड़ा था, तो उनमें से इनका कोई भी नाम आपसे पूछ लिया था, कौन कौन से भाइयों के मध्य, तो गियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन। और उस समय दिल्ली का तत्कालीन सुल्तान कौन था, तो ये भी पूछा जा सकता है, गियासुद्दीन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तो नासिरुद्दीन के द्वारा क्या सुल्तान को आमंत्रित किया जाता है, उसकी सहायता मांगी जाती है और तत्काल सुल्तान के द्वारा ये जो प्रस्ताव है जो स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि सुल्तान खुद भी बंगाल को अपने अधीन करना चाहता था। और क्योंकि वह हमेशा से जो अधीन ही रहा था पहले दिल्ली सल्तनत के, लेकिन अभी वह जो राज्य है वो उसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर रखा था। तो गियासुद्दीन जब बैठा गद्दी पे, तो उसके पश्चात सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन की सहायता करने के लिए दिल्ली से सेना सहित रवाना हो जाता है। जब ये दिल्ली से सेना सहित, शक्तिशाली सेना सहित रवाना होता है, तो तिरहुत नामक क्षेत्र पे नासिरुद्दीन खुद सुल्तान के सामने चलकर आकर सुल्तान से भेंट करता है। तो उसी भेंट के दौरान सुल्तान के द्वारा उससे बातचीत की जाती है और उसी बातचीत के दौरान सुल्तान अपने जो विश्वसनीय सेनानायक जफर खां को भेजता है सेना देकर कि जो बंगाल की राजधानी लखनऊ है उस पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान के द्वारा कहा जाता है। जफर खां अपनी सेना के साथ लखनऊ पहुँचता है और लखनऊ उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती और उस जफर खां के द्वारा जो वहाँ पे तख्त पे बैठा, सिंहासन पर, बंगाल के सिंहासन पर बैठे गियासुद्दीन को पराजित कर दिया जाता है। और गियासुद्दीन को पराजित करने के पश्चात उसको बंदी बना लिया जाता है, उसके सरदारों को बंदी बना लिया जाता है, उसके परिवारजनों को भी बंदी बना लिया जाता है। और उन्हें बंदी बनाकर जो जफर खां है सुल्तान के समक्ष पेश करता है। और उसी समय सुल्तान के द्वारा नासिरुद्दीन को बंगाल का शासक घोषित कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। और नासिरुद्दीन के द्वारा क्या किया जाता है, नासिरुद्दीन के द्वारा दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इस तरह बंगाल का अभियान गियासुद्दीन तुगलक का सफल रहता है। और गियासुद्दीन जब पुनः बंगाल से दिल्ली की तरफ आता है, तो मार्ग में जो तिरहुत क्षेत्र था, वहाँ जहाँ रुका था, उसी क्षेत्र पे
जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये आक्रमण किया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात सुल्तान दिल्ली वापस नहीं पहुंच पाता है और दिल्ली पहुंचने से पहले सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र होता है, कई इतिहासकारों ने जो युवराज है जो जुन्ना खां, जिसका उपनाम उलुग खां भी है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह सिंहासन पर बैठता है, उस पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है। और किस तरीके से उसकी हत्या होगी और किस तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा, और इसका हम मूल्यांकन आगे की क्लास में करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो आज की क्लास में हमने जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में जाना है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए सैन्य अभियानों को अगर एक दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहला अभियान है जो वारंगल का सैन्य अभियान है, 321 का असफल रहता है और 323 ईस्वी का सफल रहता है। और ये दोनों अभियान है जो किसके द्वारा किए जाते हैं, सुल्तान के जो अधीन सुल्तान के पुत्र युवराज है, जो उसका बड़ा पुत्र है जोना खां, उसके द्वारा किए जाते हैं। और जो बाकी अगर उत्कल का जो अगर अभियान देखा जाए तो वो भी उसके पुत्र के द्वारा किया जाता है। और सुल्तान जो खुद स्वयं अभियान पे जाता है वह बंगाल के अभियान पे जाता है। और सुल्तान के समय मंगोलों का आक्रमण होता है, किस तरीके से मंगोलों के आक्रमण को सुल्तान के द्वारा असफल कर दिया जाता है। और उसके पश्चात बंगाल में जो तत्कालीन शासक बंगाल राज्य के 3 भाइयों के मध्य संघर्ष होता है, उस संघर्ष का जो फायदा उठाते हुए सुल्तान के द्वारा बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है। और ये इसकी जो मूल रूप से गयासुद्दीन तुगलक है, जो तुगलक वंश का प्रथम शासक रहता है, जिसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है, उसी के द्वारा जो किस तरह के सैन्य अभियान किए जाते हैं, किस तरह की विदेश नीति अपनाई जाती है और अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ा लिया गया था। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसी वजह से आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय काफ़ी अराजकता और अव्यवस्था फैलती है। चारों तरफ विद्रोह सैन्य विद्रोह हो जाते हैं। और सर्वाधिक अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के तहत जो मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक आगे का बनेगा, उसी के दौरान ही ज़्यादा विद्रोह देखने को हमें मिलते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति और सैन्य अभियान के बारे में आज हमने जाना है। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आए, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। प्लेटफॉर्म जो आपको अवेलेबल करा रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो अपना शैक्षणिक ग्रुप है, उसके माध्यम से आप कोई भी बात पूछ सकते हो। किसी चीज़ को आपको विस्तार से जानना है या किसी तरह के आपके सुझाव है तो बिल्कुल आमंत्रित है, आप निसंकोच अपने सुझाव दे सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में मोहम्मद जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी जो मृत्यु और उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो सिंहासन पर बैठता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।